तो चलो लास्ट एनआई में हमने सारे मेथड्स के न्यूमेरिकल्स तो पढ़ लिए थे, कुछ एडिशनल एग्रीगेट्स आपको पढ़ने हैं, सो वील बी डूइंग देम चिल्ड्रन। तो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी कि लोग अपनी कॉपी में प्लीज इस कॉम्पोजिशन को नोट डाउन करेंगे। अदर नेशनल इनकम एग्रीगेट्स, अब इसका जनरली सीबीएसई के सिलेबस में इंपॉर्टेंस कम हो चुका है, आईसी में स्टिल दिस इडियोसिटी इज टेस्टेड। सो सबसे पहला यहां पे आएगा बच्चों नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। The word disposable means which could be available for spending। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं आपको इसको समझाने के लिए। अगर हम बच्चों बात करें ट्रांसफर पेमेंट की, स्कॉलरशिप, पेंशन एंड ऑल दैट, which is not included while calculating NI, isn't it? जब आप NI जोड़ते हो तो ये सब फालतू की बकवास नहीं जोड़ते हैं, बट स्टिल चिल्ड्रन दिस मनी कैन बी स्पेंट और नॉट। तो डिस्पोजेबल इनकम में ये इंक्लूडेड होता है, बट नेशनल इनकम में इंक्लूडेड नहीं होता। चैरिटी वगैरह से जो पैसा आया गया वो नेशनल इनकम में इंक्लूडेड नहीं होगा, बट डेफिनेटली डिस्पोजेबल में इंक्लूडेड बिल्कुल होगा। सो टू पैरामीटर्स आर देयर, नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम एंड ग्रॉस। तो आप अगर ग्रॉस पढ़ लेंगे तो नेट अपने आप आ जाएगा, बिकॉज नेट फाइंड आउट करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू चिल्ड्रन, डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। लॉजिक समझ में आया? तो अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बहुत ध्यान से। इट रेफर्स टू द इनकम एट मार्केट प्राइस अवेलेबल इन अ कंट्री फॉर द पर्पस ऑफ डिस्पोजल एंड इट रिप्रेजेंट्स द एग्रीगेट ऑफ, अब ध्यान से देखिएगा, अब मजा आने वाला है आपको। व्हाट चिल्ड्रन? एनआई। आप नेशनल इनकम जैसे कैलकुलेट करते थे, क्या बोलते थे नेशनल इनकम को, याद होगा सबको? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, वहां तक तो आना ही आना है। जब ये इनकम आ रही थी बच्चों, ऑन द वे आपने टैक्सेस को माइनस किया था, यस और नो? बट टैक्स गवर्नमेंट के थ्रू मार्केट में पब्लिक के पास, लोगों के पास फिर से वापस आता है, तो दैट इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर स्पेंडिंग, यस और नो? यस और नो चिल्ड्रन? तो हम टैक्स को एड बैक कर देंगे। देयर आफ्टर चिल्ड्रन, देयर आफ्टर डेप्रिसिएशन के नाम पे जो आपने पैसा बचाया वो तो खैर फ्लो आउट हर साल नहीं होगा, बट अगर किसी कंट्री से पैसे आए हैं या किसी कंट्री में पैसे गए हैं सिर्फ और सिर्फ चंदा डोनेशन के नाम पे, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर स्पेंडिंग। तो आपने एनआई जब कैलकुलेट किया तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दिया, बट खर्च तो वो भी होगा ना भाई, तो हम उसको भी ऐड कर लेंगे। स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, इन सब चीजों को हम जोड़ते नहीं थे, बट खर्च तो वो भी होता है, हम इसको भी जोड़ेंगे। गॉट इट क्लियर? तो नेशनल इनकम गवर्नमेंट इसलिए कैलकुलेट करती है सो दैट वील नो कि इनकम के कंपैरिजन में हमारा टैक्स कलेक्शन कितना हो रहा है। बट रियलिटी में जो इकोनॉमी में मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है चिल्ड्रन, नेशनल इनकम की वैल्यू का तो है ही है, साथ साथ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस और ट्रांसफर पेमेंट का भी है। सो ये जो आपने कैलकुलेशन किया, दिस इज एक्चुअली NNDI। वाई सर नॉट GNDI? क्योंकि बच्चों ग्रॉस निकालने के लिए क्या ऐड बैक करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन। और एनआई के कैलकुलेशन में हम क्या करते थे? डेप्रिसिएशन को माइनस करते थे। ओके, तो एनआई, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड ट्रांसफर इनकम सबको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। एड अप डेप्रिसिएशन, यू विल गेट व्हाट? GNDI। तो अगर आपको NNDI और GNDI पूछा जाएगा तो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे भाई, एनआई तक तो आना ही आना है आपको। अब समझ में मैं क्यों इतना फोकस कर रहा था भाई, एनआई का चार्ट सबको आना चाहिए, क्योंकि जो भी दाएं बाएं डाइवर्सिफिकेशन है बच्चों वो यहीं से हो रहा है। तो भरतनाट्यम सीख लीजिए, कथक सीख लीजिए, दुनिया का कोई भी डांस फॉर्म सीख जाएंगे। बट बेवकूफ टाइप के लोग सॉन्ग पे गाना सीखते हैं अगर डांसर बनना है। समझ में आया? जो आप इंडिया गॉट टैलेंट वगैरह हम लोगों को देखते हैं जो विन करते हैं वो एक्चुअली क्लासिकल डांसर्स होते हैं, क्योंकि लॉजिक उसी में सिखाया गया है। बाकी तो सिर्फ फुटबॉल खेलने चले आए थे वहां पे। संस्कृत समझ लीजिए, उर्दू समझ लीजिए, दुनिया की हर भाषा समझ जाएंगे। समझ में आ गई बात? तो एनआई समझ लीजिए, हर चीज समझ जाएंगे। चलिए बी क्विक चिल्ड्रन, बी क्विक। यस सर। सबने कॉपी कर लिया भाई? जय जी कॉपी कर लिया? चलिए नेक्स्ट कहानी है आपके सामने,
factor income accruing to private sector. I repeat, factor income accruing to private sector. ध्यान से सुनिएगा बच्चों. When we calculate NI, इसमें पब्लिक सेक्टर भी होता है एज वेल एज प्राइवेट भी होता है. और ये जो NI होती है, इट इज ऑलवेज एट फैक्टर कॉस्ट. मार्केट प्राइस में तो है नहीं. आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? फैक्टर इनकम अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर. सर इसको क्यों पूछा जाता है? इससे ये पता लगता है बेसिकली कि कंट्री में सोशलिज्म कितना और कैपिटलिज्म कितना है. अगर नेशनल इनकम में 90% पैसा यहीं से आ रहा है प्राइवेट सेक्टर से, तो इट्स अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, नो मोर इट्स अ सोशलिस्टिक इकोनॉमी. बट ठीक है, 50-60% प्राइवेट सेक्टर है, 40-30%, 50% पब्लिक सेक्टर है, तो भाई मिक्स्ड इकोनॉमी नजर आता है. और अगर 80-90% प्राइवेट सेक्टर की नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर की इनकम है, तो इट इज अ सोशलिस्टिक इकोनॉमी. इसलिए ऐसे इनकम पैरामीटर्स पढ़ाए जाते हैं. तो बच्चों नेशनल इनकम आपको पता है, सिर्फ आपको प्राइवेट सेक्टर की फैक्टर इनकम चाहिए. तो भाई नेशनल इनकम में से अगर मैं पब्लिक सेक्टर को उड़ा दूं, व्हाट आई विल गेट? समझ में आया कि नहीं आया? तो व्हाट वी कैन डू, हम सो कॉल्ड गवर्नमेंट की इनकम को, दैट इज पब्लिक सेक्टर की इनकम को पूरी तरह से बच्चों क्या करेंगे? एक्सक्लूड करेंगे. गॉट इट क्लियर? और एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से कार्यक्रम स्टार्ट होगा, ना कि नेशनल इनकम से. क्यों सर? हमें चाहिए फैक्टर इनकम अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर इंडिया के अंदर. बट वेयर एज हमारी नेशनल इनकम में भाई पब्लिक और प्राइवेट तो होता ही है. आपको अगर फोर्थ मेथड याद हो, पीएफ सीई देन जीडीसीएफ, देन व्हाट चिल्ड्रन? नेट एक्सपोर्ट्स. तो भाई ये सब जब आप ऐड करते हैं तो बच्चों आंसर क्या आता है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस. तो अगर ये नेट एक्सपोर्ट में यहां से उड़ा दूं तो ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस नहीं आएगा. क्या आएगा सर? ये आएगा एनडीपी एट मार्केट प्राइस. नहीं समझ में आया? यहां पे आपने प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और तीनों का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर सब जोड़ा, नेट एक्सपोर्ट भी जोड़ लिया. तो आपका जीडीपी एट मार्केट प्राइस जो आ रहा है उसमें बाहर से आया हुआ पैसा भी तो जुड़ गया. तो आप इसको फॉरेन वर्ल्ड को हटा दीजिए, तो इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इनकम टू अब्रॉड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जो वो सब उड़ जाएगा कि नहीं उड़ जाएगा? बट आपको आसान तरीका सिखा रहा हूं. जीडीपी एट मार्केट प्राइस में वी सबट्रैक्ट व्हाट चिल्ड्रन? डेप्रिसिएशन. व्हाट डू वी गेट? जीडीपी क्यों आएगा भाई? एनडीपी एट मार्केट प्राइस. व्हाट टू सबट्रैक्ट? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. क्या आएगा आंसर? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. दिमाग की बत्ती जलाइए, मेंटोस खाए बगैर. ये जो बच्चों एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आपका आ गया, इसके अंदर गवर्नमेंट की इनकम भी जुड़ी है, यस और नो? बट क्या इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आगे जोड़ा? नो. तो इसमें से गवर्नमेंट की इनकम को आप माइनस कर दीजिए. बट सर नेट एक्सपोर्ट तो अभी भी जुड़ा है, और आपको क्या चाहिए? प्राइवेट सेक्टर. कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. जो बाहर से रॉ मटेरियल आया वो तो प्राइवेट सेक्टर ने गुड्स बना के इंडिया में बेचे. जो एक्सपोर्ट हुआ चिल्ड्रन, वो भी गुड्स बने तो इंडिया में थे ना, तभी तो एक्सपोर्ट होगा भाई. तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके. तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से स्टार्ट करेंगे, और आप उसमें गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट की जो इनकम है, उसे आप उड़ा देंगे. तो यू विल गेट व्हाट? फैक्टर इनकम अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर. इसको थ्योरी में ज्यादा लर्न करिएगा, प्रैक्टिकली तो इसका न्यूमेरिकल ना के बराबर आने की उम्मीद है. मैंने आज तक कभी देखा नहीं पेपर में इसको. चले बच्चों, नेक्स्ट. तो पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर तो पता है आपको, इसलिए कोई समस्या की बात नहीं है. कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे सो कॉल्ड एक बात लिखिए भाई, इसको याद रखिएगा. डज नॉट इंक्लूड एनी इनकम विच इज अर्न्ड बाय द गवर्नमेंट. तो क्वेश्चन में अगर आना होगा तो ऐसे ही लिख के आ जाएगा, ये गवर्नमेंट की इनकम है. आप पूरा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट तक जाइए और गवर्नमेंट की इनकम को उसमें से उड़ा दीजिए. यू विल गेट फैक्टर इनकम अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर. ओके, लिख दिया सबने? चलिए, प्राइवेट इनकम बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है. एनी इनकम दैट इज अर्न्ड बाय प्राइवेट सेक्टर इज नोन एज व्हाट? प्राइवेट इनकम. तो सर पहले वाले में और इसमें फर्क क्या है? फर्क है बच्चों, ध्यान दीजिएगा बात पे. पहले तो आप इस कंटेंट को लिख लीजिए. फैक्टर इनकम फ्रॉम एनडीपी टू प्राइवेट सेक्टर. इसमें आप क्या क्या प्लस करेंगे बच्चों? इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट. सर ये क्या होता है? गवर्नमेंट ने बच्चों लोन लिया है, तो बदले में गवर्नमेंट अपनी पब्लिक को क्या देगी?
इंटरेस्ट देगी कि नहीं देगी, तो वो इंटरेस्ट हम जोड़ेंगे, प्लस जो पैसे गवर्नमेंट से मिले माइनस जो पैसे हमने गवर्नमेंट को दिए, वील ऐड दैट, प्लस जो पैसे कंट्री के बाहर से आए माइनस जो कंट्री के बाहर गए। और यहां पे जरा फोकस देखिएगा, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट चिल्ड्रन? ट्रांसफर। वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? ट्रांसफर। ये जो ऊपर आपने एनडीपी लिखा है बच्चों, आई रिपीट, जो ऊपर एनडीपी लिखा है, इस एनडीपी के अंदर सिर्फ फैक्टर इनकम्स हैं चिल्ड्रन। कौन सी इनकम? फैक्टर। इसमें ट्रांसफर इनकम नहीं है, बट खर्च तो बच्चों ट्रांसफर इनकम भी होगी ना, इसीलिए इनको डिस्पोजेबल इनकम एग्रीगेट बोला गया है। यहां खर्च करने वाली इनकम आपको पता लगानी है, ना कि आपने जो कमाया। तो ट्रांसफर शब्द जहां पे भी आ गया बच्चों, इट इज रिसिप्ट ऑफ मनी और पेमेंट ऑफ मनी, बट बदले में कोई कॉरेस्पॉन्डिंग सर्विस या गुड्स लिए दिए नहीं गए हैं। फाइन। प्राइवेट सेक्टर समझ में आ गया? प्राइवेट सेक्टर की इनकम समझ में आ गई? पक्का? तो ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा, बस ऐड करके छोड़ देना है। एक और फॉर्मूला आपको सिखा देता हूं अभी, इसे आप अपडेट करिए पहले। यस सर। चलिए, द अदर फॉर्मूला चिल्ड्रन, वही अपनी सेम घिसी-पिटी वाली अप्रोच। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या निकालेंगे आप? नेशनल इनकम। फ्रॉम दैट नेशनल इनकम वील सबट्रैक्ट व्हाट चिल्ड्रन? सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। सर ये डिपार्टमेंटल क्या होता है? किसी जमाने में वी हैड इन इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, नाउ इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू बीएसएनएल। तो नॉन डिपार्टमेंटल का मतलब जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज हैं गवर्नमेंट की, ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज हैं, माइनस प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरियल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट ने सो कॉल्ड अपने किराए से पैसे कमाए, दैट इज कॉल्ड एज प्रॉपर्टी इनकम। गवर्नमेंट ने इंडियन रेलवे से जो पैसा कमाया, स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट से जो पैसा कमाया, गवर्नमेंट ने टोल से जो पैसा कमाया, टोल टैक्स नहीं होता हाईवे पे, गवर्नमेंट ने तेल बेच के जो पैसा कमाया, गवर्नमेंट ने बीएसएनएल से जो पैसा कमाया, गवर्नमेंट ने इंटरनेट सो कॉल्ड सर्विस प्रोवाइडर से जो पैसा कमाया, जो गवर्नमेंट की बिजनेस इनकम है, दैट इज नोन एज एंटरप्रेन्योरियल इनकम। तो पहले आप एनआई तक पहुंच जाइए और फिर ये दो चीजें माइनस कर दीजिए, व्हाट यू विल गेट इज प्राइवेट सेक्टर की इनकम। समझ में आई बात? चिल्ड्रन डन दिस? ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला भी लिख लें सब लोग। चलिए, पर्सनल इनकम। प्राइवेट सेक्टर की इनकम तो सबको पता है। प्राइवेट सेक्टर जितने पैसे कमाएगा बच्चों, उसमें से कुछ पैसा एक्यूमुलेटेड गेन्स के नाम पे रख लेगा कि फ्यूचर में कोई कंटिजेंसी हो जाए, अनफोर्सीन इवेंट हो जाए, जिसे कॉमर्स की लैंग्वेज में रिजर्व बोलते हैं हम लोग। ओके, तो मान लीजिए कि पूरे कंट्री में प्राइवेट सेक्टर ने चिल्ड्रन 12,000 करोड़ रुपीस कमाए एंड इन्होंने 2,000 करोड़ रुपए बचा के रख लिए कि अगर कभी कोई प्रॉब्लम आई तो हम कम से कम अपने पैरों पे खड़े हो पाए। तो कितना बच गया? 10,000 करोड़। मान लेते हैं 3,000 करोड़ इस पे से टैक्स दे दिया, फाइनली दे आर लेफ्ट विद हाउ मच चिल्ड्रन? ये 7,000 करोड़ विल बी कॉल्ड एज दैट इनकम विच पीपल वुड बी पर्सनली अर्निंग इन द कंट्री। तो आप प्राइवेट इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऊपर आप देख चुके हैं, दो फॉर्मूले। एक तो था फैक्टर इनकम एट एनडीपी प्लस इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड गवर्नमेंट वाला, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला आपने क्या देखा? नेशनल इनकम में से सेविंग्स माइनस कर दीजिए नॉन डिपार्टमेंटल की, और एंटरप्रेन्योरियल एंड प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरियल इनकम को माइनस कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा बच्चों? प्राइवेट इनकम। अब इसमें से जो पैसा वो अपनी गुल्लक में बचा के रख रहे हैं एंड जो पैसा उन्होंने गवर्नमेंट को टैक्स के फॉर्म में दे दिया, रिमेनिंग व्हाटसोएवर इज लेफ्ट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल हु आर एम्प्लॉयड इन देयर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। तो उन लोगों की इनकम्स को क्या बोलते हैं बच्चों? पर्सनल इनकम। लिख दिया सबने? लिख दिया? अगली कहानी। तो 7,000 करोड़ की पर्सनल इनकम मान लीजिए बच्चों ढेर सारे लोगों में इंडिया में बढ़ जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, गवर्नमेंट इन लोगों से भी तो टैक्स लेगी कि छोड़ देगी इनको टैक्स? इनसे भी लेगी। मान लीजिए ये 20% टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं, तो हमारे पास खर्च करने लायक कितने पैसे बचे बच्चों?
This 5600 is called as a so-called personal disposable income. How it is calculated? बड़ा simple है. So-called, which is कहाँ गया? Personal income is the income which is available to the household. It is that income which is available after deducting personal income tax. तो पूरे कंट्री में अगर 7,000 करोड़ रुपए प्राइवेट सेक्टर ने कमाया, इसके बाद ये पैसा पब्लिक को देंगे टैक्स वैक्स के बाद. अब पब्लिक को किसी को 10 लाख रुपए सैलरी मिल गई, तो 10 लाख में गवर्नमेंट कहेगी पहले 1 लाख हमको टैक्स दे दो. तो कितना वो इंसान बेचारा खर्च कर पाएगा? 9 लाख. तो 9 लाख इज कॉल्ड एज इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. इट्स मेंशन्ड हियर चिल्ड्रन. पर्सनल इनकम में माइनस करेंगे आप इनकम टैक्स माइनस मिसलेनियस पेमेंट्स टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. ये क्या है सर? हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, इनकम टैक्स, जो कंपलसरी टैक्सेस हैं जिनको आप डिनाई नहीं कर सकते. उसके बाद पता लगेगा कि संडे को बीच पे चौपाटी पे कितना पैसा खर्च करेंगे. समझ गए बात को? ऑल एग्रीगेट्स आर वेल अंडरस्टूड चिल्ड्रन? पक्का अपडेट कर लीजिए झटपट. चलिए ऑन द वे इसके न्यूमेरिकल्स भी आपको मिलेंगे तो हम कर लेंगे. वापस आते हैं बच्चों अपने ये हैंड रिटन नोट्स में. मैंने यहाँ पे कुछ कंटेंट थोड़ा सा बेटर लिखा था, तो आई थॉट इससे भी आपको बता दूं. ये भी बच्चों कुछ न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे, तो यू आर सपोज टू डू देम. बीच बीच में जगह भी है, हैंड रिटन नोट्स हैं सबके पास ना. चलिए, here are certain precautions चिल्ड्रन. पहला प्रिकॉशन आपको पता है, सेकेंड हैंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. क्या इन्हें एनआई में जोड़ते हैं? नो. तो आपने 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी, किसी को 12 लाख में बेच दी, एनआई में 2 लाख जुड़ेगा. इस 2 लाख पे या 12 लाख पे जो ब्रोकर की फीस है एजेंट की, वो भी जुड़ेगी, क्योंकि वो न्यू फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है. बट वो जो 10 लाख रुपए का ओरिजिनल प्राइस था आपके घर का, वो नहीं जुड़ेगा. हाँ, अगर आपने 10 लाख का अगर 12 लाख में बेच के एक नई प्रॉपर्टी खरीद ली 12 लाख की, तब जुड़ेगा, क्योंकि तब एम्प्लॉयमेंट हो रहा है. ठीक. ओन अकाउंट प्रोडक्शन वी नो, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट ये सब पता है, सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ पेरेंट्स ये सब कर चुके हैं. डिफिकल्टी चिल्ड्रन, दिस टॉपिक वाज नॉट डन. है आपके पास नोट्स? पहली डिफिकल्टी, जो हम बच्चों क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक की बात करते थे, अकाउंटेंसी का थोड़ा सा मैं जिक्र करूंगा. AS2 रिवाइज्ड के अकॉर्डिंगली चिल्ड्रन, अपने बचे हुए गुड्स को वैल्यू करने की देयर आर मल्टीपल टेक्निक्स. एक टेक्निक होती है लीफो और एक टेक्निक होती है फीफो. ये क्या है सर? लीफो का मतलब जो लास्ट में आया वो पहले बिक जाएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट. लास्ट इन फर्स्ट आउट. तो जो लेटेस्ट आया वो तो बिक गया, फैशन इंडस्ट्री में अप्लाई होता है ये. लास्ट में जो आया वो पहले बिकेगा, तो बचेगा कौन सा? पुराना वाला. फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले बिक गया. सब्जी के केस में सब्जी वाला ऐसे ही करता है, नहीं तो सड़ जाएगी सब्जी. इसमें कौन सा स्टॉक बचेगा? लास्ट वाला. तो अगर हमारी टेक्निक ऑफ प्राइसिंग अलग अलग है बच्चों, तो वैल्यू भी अलग अलग आएगी. तो मान लीजिए इंडिया में फीफो चलता है, किसी कंट्री में लीफो चलता है, या इंडिया में लीफो चलता है, किसी कंट्री में फीफो चलता है, तो प्राइसिंग डिफरेंस के अकॉर्डिंगली एनआई वुड बी डिवास्टेड. तो दिस इज द फर्स्ट डिफिकल्टी, हाउ टू वैल्यू इन्वेंट्री when there are many other methods. समझ में आ गई बात? डेप्रीसिएशन, कॉमर्स स्टूडेंट थोड़ा सा बेटर समझेंगे, बट ह्यूमैनिटीज वाले परेशान ना हो. एक मेथड होता है चिल्ड्रन स्ट्रेट लाइन, और दूसरा होता है टेढ़ी लाइन, डिमिनिशिंग बैलेंस. अगेन दोनों अलग अलग मेथड्स हैं. अलग अलग मेथड्स में आपका डेटा अलग अलग आएगा. तो मान लीजिए इंडिया में कुछ लोग स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहे हैं और कुछ लोग डिमिनिशिंग बैलेंस, तो भाई ये गड़बड़ हो जाएगा. इस वजह से एनआई ठीक इवैल्यूएट नहीं हो पाएगा. इसी के लिए हमारे इनकम टैक्स एक्ट 1961 में चल रहे हैं, अंडर सेक्शन 32 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, डेप्रीसिएशन का मेथड और परसेंटेज दोनों स्पेसिफाई कर दिया गया है, ताकि लोकल लेवल पे कोई गड़बड़ी ना हो. टायर निकले टायर बनाने वाली कंपनी से प्रोड्यूस होके, मारुति, किया, hyundai, होंडा, ये लोग खरीदते हैं तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन. हम और आप अगर खरीद रहे हैं तो फाइनल कंजम्पशन. तो कैसे पता लगेगा कि कौन सा आउटपुट इंटरमीडिएट और कौन सा आउटपुट फाइनल? बाजार से 25 किलो आलू खरीदा गया, रेस्टोरेंट वाले ने खरीदा तो इंटरमीडिएट. आपके घर में आया, आज फ्रेंच फ्राइज पार्टी है सर, तो फाइनल. तो इट्स अ प्रॉब्लम और नॉट?
तो सर इसका सोल्यूशन क्या है? कोई सोल्यूशन नहीं है। लैक ऑफ रिलायबल डेटा, जितने लोग बच्चों इनकम टैक्स रिटर्न भरते भी है, क्या सही डेटा बताते हैं गवर्नमेंट को? सही डेटा नहीं बताते। व्हाट इट अगेन, इस मेथड के भी कुछ हमारे पास सो कॉल्ड डिफिकल्टीज होने चाहिए। चलिए, प्रिकॉशंस अंडर इनकम मेथड। पहली इनकम बच्चों, ट्रांसफर इनकम, बूढ़े लोगों को पेंशन, जो नौकरी में नहीं है उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, आप जैसे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप, पापा ने पॉकेट मनी दे दिया, क्या ये एनआई में जुड़ेगा? डिस्पोजेबल इनकम एग्रीगेट में जुड़ जाएगा, बट एनआई में ये ऐड नहीं होगा। तो अगर आपसे एमसीक्यू पूछा जाए, ओल्ड एज पेंशन विल बी इंक्लूडेड फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ, अब आपने तो पढ़ लिया नॉट इंक्लूडेड। अरे किसमें नॉट इंक्लूडेड? एनआई में नॉट इंक्लूडेड, डिस्पोजेबल में इंक्लूडेड। समझ में आया? तो गलतियां नहीं करनी है, बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। इलीगल एक्टिविटीज, सर इनको क्यों नहीं जोड़ते? पता ही नहीं लगते तो जोड़ेंगे कहां से? पता लगेगा तो इलीगल कहां से? हाँ, एक चतुराई में भारत सरकार की बताता हूं बच्चों। इनकम टैक्स एक्ट के तहत आप अगर लीगल मीन से पैसा कमाए तब भी टैक्स देना है, इलीगल मीन से कमाएंगे तब भी देना है। सर इलीगल से कमाते हैं सर, अगर बच गए तो ठीक है, फंस गए तो कोई बात नहीं, वैसे भी तो देते हैं। ओके, चलिए, ब्रोकरेज और कमीशन। मैंने 10 लाख का अपना रियल एस्टेट आपको 15 लाख में बेचा, ब्रोकर कह रहा है 2% में चार्जेस लूंगा, तो 15 लाख का 2% कितना होता है बच्चों? 30,000। मेरे से भी 30,000 ले गया, आपसे भी 30,000 ले गया, ये 60,000 रुपए डेफिनेटली इंक्लूड होगा। जो 5 लाख का मेरा प्रॉफिट है, 10 की प्रॉपर्टी 15 में बेची थी ना आपको, ये 5 लाख भी एनआई में जुड़ेगा। बट अगर इसी साल में 15 लाख की एक न्यू प्रॉपर्टी खरीद ली तो एनआई में पूरा 15। सर 15 भी जुड़ेगा, 5 भी जुड़ेगा? अरे नहीं भाई, 15 जुड़ गया तो 5 क्यों जुड़ेगा? लॉटरी से जो पैसा कमाया वो नहीं जुड़ता एनआई में। क्यों सर? 100 लोगों ने बच्चों 1,000 का टिकट खरीदा, कितना हो गया टोटल? 1 लाख। फर्स्ट प्राइस 75,000 रुपीज, सेकेंड प्राइस 15,000 रुपीज एंड थर्ड प्राइस 5,000 रुपीज। समझ में आ गया? तो व्हाट इज 75 प्लस 15 प्लस 5? 75 प्लस 15 प्लस 5 कितना होता है? 95। और 5,000 रुपए 75 15 5 कितना होता है? 95 ही तो होगा ना? कितना सोच रहे हैं लोग? चलिए, ये 95 कहां से आया? उन्हीं लोगों का पैसा उन्हीं लोगों में वापस से बढ़ गया। तो जब मैंने पैसे कमाए लॉटरी टिकट खरीदी, आपने पैसे कमाए लॉटरी टिकट खरीदी, तो हमारा ही पैसा फिर से हमारे बीच में कल को आ सकता है, तो कोई न्यू इनकम तो क्रिएट हुई नहीं, इसलिए लॉटरी विनिंग्स वगैरह इंक्लूड नहीं होती। सर वो जो केबीसी वाला पैसा है वो एनआई में जुड़ता है? हाँ वो जुड़ता है बच्चों, क्योंकि वहां पे उन लोगों का पैसा वापस उनके बीच में नहीं बढ़ता, किसी और को मिलता है। Imputed rent we know, goods produce self consumption. Income tax paid children, 2 लाख रुपए आपने कमाए, इसमें से 20,000 गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, जेब में कितना आया? 180। तो जब आप इनकम निकालेंगे बच्चों, अगर 180 ले रहे हैं तो 20 को भी ले लीजिए या सिर्फ 2 लाख को दे दीजिए। गॉट इट क्लियर? मिक्स्ड इनकम का पता लगाना बच्चों मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको पता लगता है कौन कितनी इनकम कमा रहा है? नो। तो इस मेथड की डिफिकल्टी क्या है? टू गेट द एग्जैक्ट डेटा ऑफ मिक्स्ड इनकम इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अभी रिसेंटली एक मैं यूट्यूब पे देख रहा था, कोई आंटी जी बता रही थी कि आपका जो बिल होता है, बिल शॉपकीपर बिल देता है ना, उस बिल की मिनिमम वैल्यू 200 रुपये होनी चाहिए, शॉपकीपर का नाम जीएसटी नंबर नजर आना चाहिए। गवर्नमेंट की एक वेबसाइट 1 सितंबर 23 से स्टार्ट हो रही है बच्चों, आप उस पर बिल की कॉपी को स्कैन करके अपलोड कर दीजिए, 5,000 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक आपको प्राइस मिलेगा। गवर्नमेंट आपसे चुगली करवा रही, चुगली। कुछ लोग आपसे तो जीएसटी ले लेते हैं बट गवर्नमेंट को पे नहीं करते हैं, उन लोगों का पता ठिकाना गवर्नमेंट को चाहिए। ऐसा काम मत करिए, किसी का हाय लगेगी, हेलो नहीं बोल पाएंगे। समझ में आ गया? बिजनेस फैमिली वाले बच्चे खुश हो जाएंगे, सर अच्छी बात है। चलिए, सरकार को पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है, समझ में नहीं आता। फॉल्टी डेटा, जो डेटा गवर्नमेंट के पास जा भी रहा है बच्चों, वो पूरी तरह से ठीक नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना, डिस्पोजेबल में इंटरेस्ट ऑन डेट जोड़ दीजिए। कुछ इकोनॉमिस्ट की टीम बोलती है क्योंकि ये इनकम है तो जोड़ो,
कुछ बोलते हैं कि इनकम कैसे है, गवर्नमेंट ने 100 करोड़ रुपए का लोन ले लिया, उस पे गवर्नमेंट कह रही है 6% पर एनम का इंटरेस्ट देंगे, कितना, 6 करोड़। ये पैसा आएगा कहां से, टैक्स पेयर, ये है हमारे देश के टैक्स पेयर। ये पहले गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं और फिर गवर्नमेंट उसी टैक्स से इंटरेस्ट का पैसा इनको वापस कर देती है, तो उन्हीं का पैसा वापस उन्हीं को मिल गया कि नहीं। अच्छा सर, गवर्नमेंट ये काम कर रही है, ITUS, इसकी टोपी उसके सर। तो एक टीम ऑफ इकोनॉमिस्ट बोलती है कि इसको ना जोड़ा जाए क्योंकि आप ही का पैसा आप ही लोगों में आ रहा है। दूसरी टीम ऑफ इकोनॉमिस्ट बोलती है भाई इनकम है तो इसको जोड़ लिया जाए, तो इट रिमेन्स अ मिस्ट्री, बरमूडा ट्रायंगल। ठीक, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के टाइम पास न्यूमेरिकल्स हैं, काफी कुछ कर चुके हैं हम लोग। ऑपरेटिंग सरप्लस, दिस वी हैव डन। आज बेसिकली NI की फाइनल टच क्लास थी। चलिए, समझ गए बच्चों, पक्का। तीसरे मेथड में भी आपको ऐसी डिफिकल्टीज का अंदाजा मिल जाएगा। लेट मी ओपन टू दैट मेथड एज वेल। चलिए बच्चों, स्क्रीन पे इज इट विजिबल वेल टू ऑल चिल्ड्रन? चलिए, तो ये तो स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन है, ये सब हम लिख चुके हैं। तो आप बोलेंगे सर ये आपकी राइटिंग है, नहीं, अ वेरी ओल्ड स्टूडेंट फ्रॉम 2014 बैच, अगले साल 10 साल हो जाएंगे। प्रेजेंटली शी इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो फिर मैंने इन्हीं नोट्स को प्रॉपरली कंप्यूटराइज कर दिया। हाँ, डिक्टेटेड मेरे ही है, डिक्टेशन मैंने ही दिया था। मिल जा सिमसिम, मिल जा सिमसिम, कहाँ गया भाई। अच्छा, लगता है इसमें नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, सेम ही है, रिलायबल डेटा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड ऑल दैट, आपको वही सेम मिल जाएंगी सारी चीजें, मिला जुला के भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी आपको प्रिकॉशन और डिफिकल्टी मेथड का नाम देकर पूछे, इसके चांसेस पहले बोर्ड में बहुत हुआ करते थे जब क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े आते थे। अब MCQ पे फोकस ज्यादा रहेगा। ठीक, तो भाई NI सबको समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं?